जी अस्सलाम वालेकुम। जी ये जानते हुए और समझते हुए कि इलेक्शन नहीं हो रहे इस साल, इसके बावजूद जो है वो लाहौर चैम्बर के इलेक्शन के हवाले से जो मुख्तलिफ़ ग्रुप हैं उनमें जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो जोड़ तोड़ के हवाले से जो सबसे आगे जो ग्रुप जा रहा है वो पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप है। वो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि उन्होंने अब तक जितने लोगों को तोड़ा है और अपने साथ शामिल किया है वो लोग बड़े अहमियत के अमल हैं। जैसे शालम मार्केट से जो है वो शेख सलाहुद्दीन जो है उन्होंने शामिल किया। शेख सलाहुद्दीन को चूँकि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। शेख सलाहुद्दीन जो ज़ोन सी है शालमी का, बहुत बड़ा ज़ोन है, बहुत बड़ा ज़ोन है, जहाँ पर एसोसिएट क्लास के सैकड़ों जो वोटर्स मौजूद हैं, सैकड़ों बल्कि आप कह सकते हैं हज़ारों वोटर्स मौजूद हैं, जहाँ का वो सरबराह जिसने अकेले उस जोन को कंट्रोल किया हुआ है। मतलब है कि चूँकि वहाँ पे एक बड़ा मार्केट है जहाँ पे उनका मन्ना क्रॉकरी के वाले से उनका कारोबार है। तो मैं ये तफसील इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी वो उन्होंने तोड़ा है। पहले शायद ये प्याफ में थे और उससे पहले ये हाजी हनीफ़ के साथ थे। उसके बाद ये कुछ 2 माह कबल इन्होंने ज्वाइन किया पीपीजी को। उसके बाद जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया वो जो है वो भट्ट साहब हैं, जवेद भट्ट साहब के बेटे ज़ैनिकलिया, जिन्होंने हाजी हनीफ़ को शिकस्त दी थी। उनकी भी रेडीमेड गारमेंट्स की मार्केट में काफ़ी एसोसिएट क्लास के वोट हैं और रंगमहल में भी काफ़ी वोट हैं। जो शहजाद मलक है वहाँ के सदर रंगमहल के, अंजुमन ताजरान रंगमहल के, वो भी शायद उन्होंने भी पीपीजी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी ख़बर ये बता रहा हूँ कि हाल रोड और बीटन रोड की 2 अहम शख्सियात हैं जो विद इन फ्यू डेज़ जो पीपीजी को ज्वाइन करने वाली हैं। हालांकि मुझे रोका गया था कि मैं ये ख़बर ना दूं, लेकिन चूँकि मेरे पास ख़बर है, मैंने अभी नाम नहीं बताए क्योंकि मैंने उनके साथ ये मैंने कहा था कि मैं बात ज़रूर करूँगा लेकिन नाम अभी नहीं बताऊँगा। इसी तरह मेन मार्केट गुलबर्ग से उरीगा सेंटर से एक बहुत बड़ा नाम जो इलेक्टेड नाम है उरीगा सेंटर से, बहुत बड़ा नाम है। उसके हवाले से भी ज़राए बता रहे हैं कि उनकी पीबीजी के चेयरमैन अली अस्साम असगर से कुछ 2-4 मीटिंगें हो चुकी हैं। इस तरह फाउंडर ग्रुप से भी तो तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है। लेकिन अगर इनका मुकाबला अगर प्याफ फाउंडर अलाइंस से करें तो प्याफ फाउंडर अलाइंस उस लेवल पर जोड़ तोड़ नहीं कर रहा जिस लेवल पर पीबीजी कर रही है। अगर आप बात करें प्याफ मियाँ शफकत ग्रुप तो वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा है। एयर कंडीशन जो है ना 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे करके वो इंजॉय कर रहे हैं, सो रहे हैं। उनका चूँकि वो जानते हैं कि इस साल 2023 में इलेक्शन का साल नहीं है। इसी तरह अगर आप लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की बात करें, चौधरी अमजद की बात करें, एक तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। पिछले दिनों उनका कोई हार्ट का इशू था, बहरहाल अब बताया जा रहा काफ़ी बेहतर है, लेकिन वो भी ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। मतलब ये हुआ कि प्याफ और लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट को इस बात पर कामिल यकीन है, उनका ईमान और अक़ीदा है कि इस साल इलेक्शन नहीं होने, इसलिए वो किसी भी पॉलिटिकल जो है एक्टिविटी उसमें हिस्सा नहीं ले रहे। इस वक्त अगर पॉलिटिकली एक्टिविटी है वो सबसे आगे पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप है। पिछले दिनों जो प्याफ फाउंडर अलाइंस में प्याफ में वो कोई आसम साहब हैं, कोई अंजुमन ताजरान के नायब सदर हैं, वो उसमें वो शामिल हुए हैं। कुछ चंद दिन पहले की बात है प्याफ में। तो शायद प्याफ को ज़रूरत नहीं है, ना ही फाउंडर को ज़रूरत है। उनका ये ख्याल है कि वो इस बार भी जो है वो स्वीप करेंगे और एसोसिएट क्लास और कॉर्पोरेट क्लास की तमाम सीटें जीतने आसानी से जीत जाएंगे। ये उनका ईमान और अक़ीदा बन चुका है। इसलिए उनकी शायद ख्वाहिश है कि प्याफ या फाउंडर अलाइंस को किसी किस्म का कोई इजलास करने की ज़रूरत है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि प्याफ फाउंडर अलाइंस को इस बात पर बज़िद हैं कि 28 सितंबर और 29 सितंबर को कॉर्पोरेट क्लास और एसोसिएट क्लास के इलेक्शन होने जा रहे हैं और वो हर आदमी को ये बता रहे हैं कि इस वाले से लाहौर चैम्बर का शेड्यूल भी आ चुका है। लेकिन मैं आपसे ये बात करूँ, अगर 28 और 29 सितंबर को इसी माह अगर इलेक्शन होने जा रहे हैं तो फिर सवाल ये है कि अभी तक शेड्यूल जो है लाहौर चैम्बर का जो DGTO के
آرڈر کے بعد جاری کرنا ہے وہ ابھی تک تاحال یہ پیاف فاؤنڈر الائنس جس نوٹیفکیشن کی بات کر رہے ہیں یہ بہت پہلے کی بات ہے. یہ قائد اعظم کی پیدائش کے پہلے کی بات ہے جب وہ کوئی جو الیکشن شیڈول جاری کیا گیا تھا. تاحال اس وقت ڈی جی ٹی او نے الیکشن کنوانے سے مکمل طور پر منع کر رکھا ہے اور یہ کہہ رکھا ہے کہ الیکشن جو ہے الیکشن کا جو سال ہے وہ 2024 ہے. اور یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ یہ جو موجودہ ایگزیکٹو باڈی ہے اور موجودہ جو آفس بیررز ہیں جو موجودہ عہدیدار ہیں لاہور چیمبر کے اور دیگر چیمبر کے وہ یہ سال اپنا مکمل کریں گے اور یہی پروجیکٹ اگلے سال تک یعنی کہ 2024 تک جائے گا. یعنی کہ چونکہ الیکشن 2024 میں ہوگا اس لیے یہ پروجیکٹ تب تک جو ہے وہ کام کرے گا. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ایگزیکٹو باڈی کے جو لوگ ہیں جن کی مدت ختم ہو چکی ہے ان کی مدت یہ میری بات نوٹ کر لیں لکھ لیں ان کی مدت ختم نہیں ہوئی ان کا 1 سال بڑھ گیا ہے. اب تک کی صورتحال کے مطابق ان کا 1 سال بڑھ چکا ہے. چونکہ 15 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کے حوالے سے اور الیکشن کے حوالے سے 2 کیس زیر سماعت ہیں. ہمیں ان کا انتظار کرنا چاہیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس حوالے سے کیا موقف اختیار کرتی ہے. یہ تھی ضروری معلومات اور خبریں. بہرحال چونکہ پائنیئر بزنس مین کی ایکٹیویٹی یہ جانتے ہوئے بھی میں نے آج علی احسان اصغر سے بات کی کہ الیکشن تو ہو نہیں رہے تو آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کے لیے ہم ہمہ تیار ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ الیکشن کل ہونے جا رہے ہیں اس لیے ہم اپنی جو محنت ہے وہ اس کو پوسٹ پون یا اس کو منسوخ نہیں کر سکتے. اپنی محنت کو کنٹینیو اپنی جدوجہد کو کنٹینیو کریں گے. بہرحال پیاف کے بھی جو اجلاس ہو رہے ہیں قیادت کے لیول تک ہو رہے ہیں. یعنی کہ قیادت کے لیول کی بات کریں یا پیاف کی جو ایگزیکٹو باڈی ہے اس لیول پر ان کی اجلاس بھی ہر دوسرے دن تیسرے دن ہو رہا ہے. مگر جس طرح فاؤنڈر نے اجلاس کیا ہے اس کے حوالے سے پیاف نے تاحال کسی قسم کا اجلاس نہیں کیا اور وہ اجلاس نہیں کریں گے. وہ اس لیے نہیں کریں گے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. فاؤنڈر کا بھی جو اجلاس تھا وہ میاں مصباح الرحمان کا سولو اجلاس تھا. یعنی کہ وہ فاؤنڈر کے چیئرمین بنے تھے اور لاہور کے صدر کاشف انور نے اس پروگرام کے تمام واجبات ادا کیے تھے. لاہور کے صدر کاشف انور نے اس پروگرام کے جو کہ ایک مقامی ہوٹل میں میاں مصباح الرحمان کی عزت اور احترام کے لیے وہ پروگرام جو کیا گیا تھا اس کے تمام واجبات تمام ڈیوز وہ سارے کا سارا پروگرام جو تھا وہ لاہور کے صدر کاشف انور کا ہے. جس کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ صدارت نہیں چھوڑے. جن کے متعلق ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ الیکشن ہی کروا لے. جن کے متعلق ہم یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ زبردستی صدارت کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اب دیکھیں کہ جو ایک مقامی ہوٹل میں 500-600 افراد کا ایک فنکشن ہوا ہے وہ سارے کا سارا فنکشن کاشف انور کا تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے سارے انتظامات کیے اور ڈیوز اور واجبات اور جتنا بھی اس پہ خرچہ ہے وہ کاشف انور نے ادا کیا ہے. اسی کے ساتھ شیخر چیز کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.